एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के प्रोसेस पढ़ रहे थे। हमने कई प्रोसेसों को पढ़ा इसके पहले, लेकिन अभी बचता है हमारे पास दो प्रोसेस और हैं जिनसे हम एल्डिहाइड या कीटोनों को निर्मित करेंगे। उनमें से पहला प्रोसेस है स्टीफन रिएक्शन से, और दूसरा है कि हम उसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से कैसे कीटोन्स को बना सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर मैं चेक करूं, स्टीफन प्रोसेस के द्वारा आप केवल एल्डिहाइडों को बना सकते हो, कीटोन नहीं बनते हैं। लेकिन जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इससे आप केवल कीटोन को बना सकते हो, एल्डिहाइडों को नहीं बना सकते। तो चेक करते हैं कि आखिर स्टीफन रिएक्शन में केमिकल कंपाउंड किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, तो उसको पढ़ते हैं। बेटा हमेशा एक बात ध्यान रख लेनी है कि स्टीफन रिएक्शन के लिए अगर मैं जनरल एक रिएक्शन लिख दूं, क्या है जनरल रिएक्शन, उसको चेक करते हैं। R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको नाइट्राइल कंपाउंड भी कहते हैं। इस भाग को बोला एल्किल और CN वाले पार्ट को देखते हुए नाम बोल दिया गया नाइट्राइल। तो इसका नाम एल्किल नाइट्राइल, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं एल्किल साइनाइड। अभी अगर हमारे पास कोई साइनाइड टाइप का कंपाउंड है, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। बेटा अगर इसका अपचयन कराओगे तो अपचयन कराने के लिए मुझे कोई ना कोई रिएजेंट चाहिए जो नवजात हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके। तो बेटा इस बार मैंने लिया है SN/HCl। अगर मैं SN और HCl को आपस में मिलाता हूं तो SN HCl से रिएक्शन करता है और नवजात हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ये नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा एल्किल साइनाइड या उस नाइट्राइल कंपाउंड से। कैसे करेगा बेटा, ये इसके बीच के 3 बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो C और N के बीच बॉन्ड कौन सा बचा, डबल। अभी बात करें, क्योंकि C और N के बीच का एक बॉन्ड टूटा है, नुकसान कार्बन का भी हुआ है, हाइड्रोजन। तो एक काम करेंगे, अगर नुकसान कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का हुआ है तो यहां से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कार्बन को दिया जाए और दूसरा हाइड्रोजन किसको दिया जाए, नाइट्रोजन को। तो बेटा अगर मैं एक हाइड्रोजन कार्बन को दूंगा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दूंगा, तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड को डबल में तोड़ा। उससे जो नुकसान हुआ, एक कार्बन को हाइड्रोजन मिला और एक नाइट्रोजन को मिला, ताकि उस बॉन्ड की कमी को पूरा किया जा सके। अभी लास्ट में एक काम और करते हैं, इसी कंपाउंड का कराते हैं जल अपघटन। तो बेटा मैं आगे नहीं लिख रहा, नीचे लिख देता हूं। इसका कराना है जल अपघटन H2O। साथ में बेटा हमें एक और चीज रख लेनी है HCl। अब बात आएगी कि सर जी H2O तो रिएक्शन करेगा, इस HCl का काम क्या है, तो इसको भी चेक करेंगे। HCl का काम क्या है, इस जगह तरीका क्या है, ये O जुड़ेगा जाके CS से। अगर O CS से जुड़ेगा जाके तो बेटा बना लेगा R सिंगल बॉन्ड CH, और आप कह रहे हैं CS से तो कौन जुड़ जाएगा, O। एल्डिहाइड कंपाउंड बना। मैं चेक करता हूं अभी मेरे क्या पास बचा क्या क्या, NH। और यहां सोचो अगर O इस H से जुड़ गया था तो NH से कौन जुड़ेगा, H2O। अगर NH से H2 जुड़ेगा तो बना डालेगा NH3। लेकिन मैंने ऐसे देख रखा है कि अगर आप HCl एसिड को ना डालते, ये NH3 फिर से एल्डिहाइड से रिएक्शन करता, NH3 एल्डिहाइड से रिएक्शन करके फिर से ऊपर वाला कंपाउंड बना लेता। मतलब हमने रिएक्शन के दौरान एल्डिहाइड बनाया, लेकिन एल्डिहाइड फिर से अमोनिया से रिएक्शन करके इस कंपाउंड में चेंज हुआ, तो हमारा एल्डिहाइड बनाने से कोई फायदा न हुआ। अब हम एल्डिहाइड को दोबारा पुनः वही अभिक्रिया रिवर्स कराने ना दें अगर, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अमोनिया गैस को क्या कर देना चाहिए, समाप्त। सोचो अगर अमोनिया गैस खत्म हो गई तो एल्डिहाइड किसी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करेगा। और जब अमोनिया गैस जब ये कंपाउंड अमोनिया गैस से रिएक्शन नहीं करेगा तो रिएक्शन रिवर्स कभी नहीं होगी। तब मैंने चेक किया अमोनिया गैस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारी। इसलिए मैंने तीर के निशान के ऊपर किसको लिखा, HCl, कि अगर ये क्षारी है तो इसको समाप्त कर सकता है कोई अम्ल। अभी चेक करते हैं, अगर ये क्षार है इसको अम्ल समाप्त कर सकता है, अम्ल आएगा इस क्षार से क्या करेगा, रिएक्शन। तब आप एक अलग चलते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब NH3 क्षार था और उसको समाप्त करने के लिए मैंने किसको इस्तेमाल किया, अम्ल को। चेक करते हैं क्या कंपाउंड बनता है, दोनों कंबाइन कर लेते हैं।
बेटा NH3 से रिएक्शन करके बनाता है NH4Cl। तो अब मैं एक और काम करूंगा, मैं NH3 नहीं लिखूंगा। मैंने माना कि जो रिएक्शन में NH3 बनी थी उसने किससे विक्रिया कर लिया, HCl से, और उसने बना लिया है NH4Cl। तो मैं चाहता तो NH3 भी लिख देता, लेकिन मैंने ऐसा आपको बताया कि NH3 जो बनता वो फिर से एल्डिहाइड कंपाउंड से रिएक्शन करता और रिवर्स हो जाता। इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं इस NH3 को समाप्त कर दूं, क्योंकि NH3 की प्रकृति क्षारीय होती है। इसे समाप्त करने के लिए कैसा पदार्थ डाला गया, अम्लीय पदार्थ। वो अम्ल गया और उसने क्षार से रिएक्शन करके एक नए प्रकार का साल्ट बना लिया, जिसे नौसादर के नाम से जानते हैं, या इसका एक और नाम है अमोनियम क्लोराइड। और ये बेटा एल्डिहाइड कंपाउंड बचा। अगर मैं जनरल रिएक्शन को सीख लेता हूं तो अब हमारे पास जितनी भी साइनाइड कंपाउंड्स की रिएक्शन होंगी वो सेम इसी प्रोसीजर से चलती रहेंगी। हमें कोई दूसरा प्रोसीजर इस पे अप्लाई नहीं करना है। जैसे मैं लिख के दिखाता हूं, जैसे मैं इसी पर बेस्ड एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं। मेरे पास है CH3CN, या ऐसा कर देते हैं C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा देते हैं, ट्रिपल। अभी बात है कि सर जी ये कौन है, नाम क्या है, देखो नाम ध्यान से सुनो। पहला, अगर इसको पहले पढ़ना चाहते हो साइनाइड ग्रुप को, CN को पहले पढ़ना चाहते हो, साइनो पढ़ोगे। साइनो, ये ग्रुप तो यहां से यहां तक साइनो हो गया। बेटा इसके बाद कार्बन कितना बचा, एक मेथेन। बेटा अगर ये इस कंपाउंड में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अगर साइनो के साथ C2H5 लगा होता, साइनो एथेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम देखते हैं साइनो ग्रुप को छोड़ते हुए, एक कार्बन है तो साइनो मेथेन, दो कार्बन साइनो एथेन, तीन कार्बन को साइनो प्रोपेन। एक नाम इसका और ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे मैं इसको ग्रुप को पहले पढ़ना चाहूं, मेथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड, कार्बन ज्यादा होता प्रोपिल साइनाइड। अभी एक और नाम देखते हो, इसका पढ़ते हैं। कार्बन टोटल कितने हैं, 2। आईयूपीएसी नेम पर चलते हैं। कार्बन 2 हैं और उन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, एथेन। और CN का नाम पढ़ते हैं नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाता है एथेन नाइट्राइल। कार्बन C2H5 लगा होता तो C2H5 में 2 कार्बन तो C2H5 पर होते, एक कार्बन ये था प्रोपेन, और लास्ट में CN को देख के क्या पढ़ते, नाइट्राइल। ऐसे कंपाउंड्स को नाइट्राइल कंपाउंड भी कहते हैं। फिलहाल अपनी रिएक्शन पर चलते हैं। इसका रिएक्शन सबसे पहले किस पर करवाना है, 2 मोल नवजात हाइड्रोजन। अब सामान्य हाइड्रोजन तो प्राप्त की जा सकती है, नवजात हाइड्रोजन काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसे तुरंत ताजा बनाया जाता है। कैसे बनाया गया इसको, क्योंकि मैंने 2 केमिकल्स को मिलाया, SN और HCl को। जैसे ही मिलाया, इन दोनों ने मिलकर नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस की। वो नवजात हाइड्रोजन इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N। अभी मैं चेक करूंगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा है तो बॉन्ड में नुकसान कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का रहा है। 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन देंगे कार्बन को और एक हाइड्रोजन देंगे नाइट्रोजन को। अभी चेक करते हैं कि इसके अलावा अब क्या ये रिएक्शन यहीं तक रहेगी या इसके बाद भी होगी। बेटा आपको याद है इस टाइप का कंपाउंड बन रहा है। अभी हमको जल और HCl से रिएक्शन करवानी है। अगर मेरे पास लिखना होता तो हम इसको आगे लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में, आप इसको भी ध्यान रखें। अब हमें इसकी रिएक्शन का ऐसे करानी है, जल से, और मुझे कौन सा एसिड ले लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहली चीज आप बिल्कुल वैसा ही करोगे, CH3CH को क्या दे दोगे, O। तो पहला एल्डिहाइड बन के तैयार होगा CH3CHO। आप सिंगल बॉन्ड लगा सकते हैं इस जगह पे। इसके बाद मैं क्या सोचता हूं, O तो CH3CH के साथ जुड़ा, H2 किसके साथ जुड़ेगा, NH। H2NH के साथ जुड़ के फिर से अमोनिया गैस बनाएगा, और उस अमोनिया गैस को समाप्त कौन करेगा, HCl। तो जब अमोनिया गैस को HCl समाप्त करता है तो बेटा फिर उसका फॉर्मूला क्या रहता है, कंपाउंड या प्रोडक्ट क्या बनता है, NH4 अमोनियम क्लोराइड है, और इसको बेटा बोलते हैं एसीटैल्डिहाइड। ये साइड कंपाउंड हो गया और ये हमारा मेन कंपाउंड हो गया। इस एसीटैल्डिहाइड
या इसको एथेनॉल भी कहते हैं। अभी एक और रिएक्शन इसमें से लिखेंगे बेटा, देखो बी पार्ट पर है, मैंने क्या किया, इस बार मैंने बेंजीन कंपाउंड ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N। बेटा जैसे बेंजीन से लोग घबरा जाते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे C6H5 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब C6H5 को आप बेंजीन रिंग की तरह बनाकर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। दोनों में आप उसमें कहोगे मैं उस पर भी रिएक्शन करके दिखा दूंगा, यहां रिएक्शन कहोगे इस पे भी रिएक्शन हो जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इन दोनों जगह से। आपने इस फॉर्मूले को C6H5 को ही ये संरचना सूत्र के रूप में बनाया है, तो ऐसे बना दिया है। देखो C वहां भी लिखा है लास्ट में, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ N अभी भी कनेक्ट है। तो आप चाहे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर, इस टाइप के फॉर्मूले पर रिएक्शन करवाओ, और आप चाहे तो इस टाइप के फॉर्मूले पर रिएक्शन करवा सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं, जो भी लिख के आओगे दोनों सही माना जाएगा। अभी इसको रिएक्शन कैसे करवाते हैं, हमको 2 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए, और ये 2 मोल नवजात हाइड्रोजन हम बनाएंगे SN और HCl को आपस में मिलाते हुए। बेटा जैसे रिएक्शन होगी फिर से वही चीज, ये ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक HC को मिलेगा डबल बॉन्ड और एक H मिलेगा N को। 2 H से एक C को दिया, एक N को दिया। अभी क्या है कि रिएक्शन में एक स्टेप और रह जाता है। अब देखो इस जगह मेरे पास जगह है थोड़ी सी, तो हम प्लस या तीर का निशान लगाएंगे, और रिएक्शन का ऐसे कराना है जल से विद प्रेजेंस ऑफ HCl। पहली चीज, पूरे कंपाउंड में से बेंजीन रिंग CH को क्या मिलेगा, O, तो भैया बेंजीन रिंग और CH को क्या मिल गया, O। अभी मैं चेक करूंगा इसके बाद मेरे पास बचता क्या है, NH और 2H। NH और 2H मिला के बनाएंगे NH3, जो कि प्रकृति में क्षारीय है, और उसे समाप्त करेगा HCl। तो जब NH3 को HCl समाप्त करेगा तो बनाएगा बेटा NH4Cl। इसका नाम अगर बेटा पढ़ा जाए तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आप कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हो। आप यहां पर R की जगह पर दूसरा कंपाउंड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, R की जगह पे C2H5 सिंगल बॉन्ड C और बेटा ट्रिपल बॉन्ड N, आप इससे एल्डिहाइड बना सकते हो। लेकिन हां, इस बात को हमेशा याद रखना है, स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा हम केवल एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, कीटोन तो बनाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर मैं स्टीफन रिएक्शन को पढ़ता हूं, अभी क्या करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी पढ़ लेते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है हमेशा एरोमेटिक कीटोन बनाती है। एरोमेटिक कीटोन एक ऐसा कीटोन जिसमें बेंजीन रिंग आपको दिखेगा, एरोमेटिक कीटोन ही बनाकर तैयार कर पाती है। मैं चेक करता हूं कैसे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मुझे सबसे पहले एक काम कर लेना है, एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेना है। तो बेटा जब नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड की बात आती है हम बेंजीन को ले लेते हैं, और सभी इस बात को जानते हैं कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर एक क्या होता है, हाइड्रोजन। मैंने होता हर एक किनारे पर है, हमने केवल कहां बना रखा है, एक जगह। अभी हुआ क्या, हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं एल्केनोइल हैलाइड से। एल्केनोइल हैलाइड का फॉर्मूला CH3 सिंगल, या ऐसे भी कह सकते हैं RCOX। R की जगह पर मैंने देखो अभी लिखे थे, R की जगह पर मिथाइल बेंजीन वाला या एथाइल ग्रुप लगा सकते हो, CO अपनी जगह फिक्स रहेगा। X का मतलब है FClBr और I को इस्तेमाल कर सकते हो, और एरो के निशान के ऊपर कहेगा निर्जल AlCl3। जैसे होगा तरीका क्या है, H किससे रिएक्शन करेगा, X से, पहला कंपोनेंट X। अब मेरे पास जो बचता है मैं सबको लिखता हूं। देखो मेरे पास बेंजीन बचा, अभी सोचने वाली बात है, इसका H निकल गया तो इसका सिंगल बॉन्ड खाली है। अभी ये भी तो सोचो, इस CO से भी तो X निकल गया, इसका भी खाली है, तो मैं CO और R को इस खाली जगह पे जोड़ देता हूं, COR। अभी सोच रहे हैं सर जी R को क्यों नहीं जोड़ा, उससे बेंजीन के ऊपर R लिखते। बेटा सोचो, R का बॉन्ड भी तो नहीं ब्रेक हुआ था, बॉन्ड किसका ब्रेक हुआ था, CO का,
तो इसीलिए मैंने CO को वहां से जोड़ा है। R को मैं जोड़ता, जिस दिन R का बॉन्ड ब्रेक होगा, R के बॉन्ड में कमी आएगी, मैं उसको जोड़ दूंगा। अभी इसी पर बेस्ड रिएक्शन चेक करते हैं। जैसे मेरे पास रिएक्शन आ जाए तो इससे बेस्ड रिएक्शन क्या होगी, मैंने बेंजीन ले रखा है, मैं इस हाइड्रोजन को इसलिए बना देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि ये हाइड्रोजन रिएक्शन करवानी है। बेटा R की जगह पर हम चेंज करेंगे, R की जगह मैंने क्या लिखा, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, और X की जगह पर Cl। अब कहोगे सर जी Cl, क्योंकि क्लोरीन कंपाउंड का मिल पाना कैसा होता है, आसान। और मैं अगर ब्रोमीन वगैरह ऐड भी करूंगा बेटा, ये फिर आप कहीं क्लोरीन को ध्यान दोगे, कहीं ब्रोमीन को ध्यान दोगे, एक ही कंपोनेंट लेके चलते हैं। CH3COCl की रिएक्शन करवाएंगे और ऊपर हम लिखेंगे निर्जल AlCl3। अभी रिएक्शन कैसे होगी, H किससे रिएक्शन कर रहा था, X से, उस हिसाब से H किससे रिएक्शन करेगा, Cl से। दिस इज HCl। अभी मैं और चेक करूंगा, बॉन्ड किसका टूटा, CO का, तो बेंजीन पर हम उसी ग्रुप को लगाएं, CO। मैं नाम पढ़ूंगा इसमें, देखना, इसको कहते हैं मेथाइल ग्रुप और इसको कहते हैं फिनाइल ग्रुप। मिथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट और फिनाइल की स्पेलिंग P से स्टार्ट है, क्योंकि M पहले आता है। मिथाइल, फिनाइल, और बेटा लास्ट में CO लिखा है, कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल इसके लिए, फिनाइल इसके लिए, और CO को कहने क्या पढ़ दिया, कीटोन। एक और रिएक्शन चेक करते हैं, क्या उसको कंप्लीट कर पाएंगे हम लोग। तो फिर मैंने बेंजीन रिंग लगा रखा है और इस बार मैंने चेंज कर दिया है C6H5COCl को। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, C6H5 को अगर चाहें तो हम कैसा बना सकते हैं, बेंजीन के जैसा। जैसी इच्छा होगी हम कर लेंगे, हमने बेंजीन के जैसा बना रखा है। COCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम निर्जल AlCl3 लेने वाले हैं, निर्जल AlCl3। और बेटा जब रिएक्शन करवाएंगे इसको Cl3 सही ढंग से लिख लेना। रिएक्शन करवाएंगे तरीका फिर से वही है, सेम। H किससे रिएक्शन करेगा, Cl से, पहला कंपोनेंट बनेगा HCl एज ए साइड प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं। सोचो इस बेंजीन के साथ हमें किसको जोड़ना है, CO को। जुड़ेगा कैसे, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा डिजाइन रहेगा। मैंने इसको भी घुमा दिया, रोटेट कर दिया, इसको भी रोटेट किया, क्योंकि मुझे इस बेंजीन को इस बेंजीन के साथ CO के थ्रू कनेक्ट करना था। मैंने ऐसा फॉर्मूला बना दिया। अब इसका नाम क्या रहेगा बेटा, फिनाइल तो 2 बार आ गया, तो इसको या तो फिनाइल फिनाइल कीटोन लिखें, या तो अच्छा तरीका है फिनाइल, क्योंकि 2 बार है, डाई फिनाइल कीटोन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है बेटा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये कैसे कीटोन बनाती है, एरोमेटिक कीटोन बनाता है, कीटोन। इस बात को ध्यान रखें। हाँ, एक और मैं बात थोड़ी सी बताना चाहूंगा, ये निर्जल AlCl3 क्यों कह रहा है, आखिर इसको निर्जल AlCl3 क्यों चाहिए। इसको अगर AlCl3 में जल मिल जाएगा तो इसको क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा AlCl3 जिसमें बिल्कुल भी वाटर ना हो बेटा, क्योंकि रीजन है अगर AlCl3 में क्या मिल गया, जल, तो AlCl3 जल से अभिक्रिया करके 2 काम करता है, एक HCl गैस बना लेता है और दूसरा बनाता है AlOH का होल थ्राइज। मतलब हमारा AlCl3 अगर जरा से भी जल आ गया तो वो AlCl3 स्वयं को जल के साथ मिलाकर समाप्त कर लेगा और ये 2 कंपाउंड बनाएगा। क्योंकि AlCl3 समाप्त हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड कैसी पड़ जाएगी, धीमी। तो हमें AlCl3 को समाप्त नहीं करना है, तो हमें किससे बचाना है AlCl3 को, जल से। तो हमें जल से बचाना, इसलिए मैंने क्या किया, जल को पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और ऐसा AlCl3 लिया जिसको क्या कहते हैं, निर्जल।
वाटर हो ही ना। जैसे कोई पूछता है कि अगर वाटर आ जाता तो क्या प्रॉब्लम होती, बताते उसको कि ये AlCl3 किससे विक्रिया कर लेता है, जल से, और दो कंपाउंड बनाता है, HCl गैस और AlOH का होल थ्राइस। तो हमें ये बनानी नहीं थी भैया, अगर ये कंपाउंड उन दो कंपाउंड को बना लेता, इसका मतलब ये क्या हो जाता, समाप्त, और फिर हम उत्प्रेरक के रूप में इसे यूज ना कर पाते। तो बेटा इनको नोट करते हैं, और जो कीटोन्स और एल्डिहाइड के भौतिक गुण हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें आगे की ओर पढ़ना है कि एल्डिहाइडों या कीटोन जो हमारे पास होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं। उनमें से सबसे पहला भौतिक गुण आता है कि अवस्था का निर्धारण, कि जो हमारे एल्डिहाइड या कीटोन होंगे वो किस अवस्था पे होंगे। तो मैं बताता हूं, देखो रीजन। वैसे भी आप हमेशा इस बात को समझते हैं कि अगर मेरे पात्र में कोई भी केमिकल भरा है और ये केमिकल के क्या है, मॉलिक्यूल हैं। भाई हर एक केमिकल छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और वे अणु क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक स्थान पर बने रहते हैं। अगर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर है तो बेटा कंपाउंड कौन सी अवस्था पे रहता है, गैसीय अवस्था पर। अगर मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है तो सब्सटेंस लिक्विड फेज पे आ जाता है, द्रव अवस्था में। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल या बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड से अगर बांध के रखेगा, कंपाउंड किस अवस्था में जाएगा, सॉलिड स्टेट में जाएगा। अभी मैं चेक करता हूं, अगर मैं एल्डिहाइड्स में से, तो हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है ये बेटा कौन सी अवस्था में होता है, गैस। इस कार्बन 1 वाला जो एल्डिहाइड होता है ये गैसेस स्टेज में होता है। अब गैस स्टेज में इसके बाद बताते हैं, इसके बाद के कार्बन 2 से लेकर कार्बन 11 तक के, C2 से लेकर C11 तक के जो एल्डिहाइड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ये कौन से फेज में पाए जाते हैं, लिक्विड। अब C11 से जो ज्यादा हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले या ज्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड या कीटोन है, ये बेटा कौन सी अवस्था पे रहते हैं, सॉलिड। अब आता है सर जी ये सॉलिड लिक्विड गैस क्यों हुआ, बेटा देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पर फोर्स कहां से लगाएगा, अपने इस सरफेस एरिया से। अगर कोई मॉलिक्यूल छोटा है तो उसका सरफेस एरिया भी कैसा है, छोटा, और सरफेस एरिया छोटा है तो उसकी सरफेस द्वारा लगाया गया वांडर वाल्स फोर्स भी कैसा रहेगा, कम, क्योंकि सरफेस बड़ी है। मॉलिक्यूल के पास वांडर वाल्स फोर्स लगाने के लिए सरफेस कैसी है, ज्यादा, वो ज्यादा वांडर वाल्स फोर्स अप्लाई कर सकता है अदर मॉलिक्यूल पर। ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड में मैंने देखा मॉलिक्यूल छोटा होता है, क्योंकि कार्बन 1 है, कार्बन 2 पे चलते मॉलिक्यूल का साइज कैसा हो जाता, बड़ा, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाता, वांडर वाल्स फोर्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहता, ज्यादा, अधिक, और क्योंकि अधिक रहता, कंपाउंड कौन सी स्टेज पे होता, लिक्विड। ये क्रम कार्बन 11 तक के एल्डिहाइड पे चलता। लेकिन जैसे 11 के ऊपर वाले में क्या होता है, अभी आप सोचो 11 से ऊपर मतलब 12, 13, 14, इसमें से तो कार्बन बहुत सारे हैं, और जब कार्बन बहुत सारे होंगे तो बेटा उसका सरफेस एरिया भी कैसा होगा, बहुत बड़ा। और जो सरफेस एरिया बहुत बड़ा होगा मॉलिक्यूल का, तो आप खुद इस बात को अपने दिमाग से सोच सकते हैं वो फोर्स कैसा अप्लाई करेगा, बहुत ज्यादा। और जब क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो कौन सी स्टेज पे पाए जाते हैं, सॉलिड। सबसे बड़ा मायने रखता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे कम फोर्स अप्लाई करेगा गैस फेज पे, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा कंपाउंड लिक्विड फेज पे जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है, कंपाउंड किस फेज पे जाएगा, सॉलिड। अब बात आती है सर जी हम अट्रैक्शन फोर्स को कैसे पहचाने, कब स्ट्रांग है कब वीक है। मॉलिक्यूल का साइज छोटा हुआ, अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा रहा, कम। मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, और मॉलिक्यूल का साइज जितना बढ़ता चला जाएगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही क्या होता जाएगा, अधिक। तो क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपाउंड या तो लिक्विड में जाएगा या तो गैस में। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हुआ गैस,
थोड़ा सा कम अट्रैक्शन फोर्स हुआ लिक्विड, बिल्कुल कम अट्रैक्शन फोर्स हुआ कंपाउंड किस अवस्था में चला गया, गैस। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन 1 वाला गैस अवस्था में रहता है एल्डिहाइड, कार्बन 2 से 11 तक के लिक्विड अवस्था पे, और कार्बन 11 से अधिक मतलब 12, 13 इस प्रकार से जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं कौन सी अवस्था पे रहते हैं, सॉलिड फेज में। और पूछता है क्यों, तो उसका भी रीजन देते हैं। क्या रीजन देते हैं, देखो मैं कह रहा था, मैं लिखाऊंगा नहीं, कि जैसे जैसे कार्बन के परमाणु बढ़ते चले जाते हैं एल्डिहाइड में, या जैसे जैसे एल्डिहाइडों का अणुभार बढ़ता जाता है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और वो दूसरे अणु पर स्ट्रॉन्ग मजबूत आकर्षण बल क्या करता है, आरोपित करता है, जिससे मॉलिक्यूल या तो लिक्विड फेज में जाता है या तो गैस में। ध्यान रखना इस चीज को। मैं केवल क्या लिखाने वाला हूं, इसको आप ध्यान रखेंगे, अपने माइंड पर रखेंगे। मैं क्या लिखाने वाला हूं कि ऐसे लिख देते हैं, HCHO कैसी अवस्था में, गैसीय अवस्था में, जबकि C2 से C11 तक यौगिक कौन सी अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। और बेटा एक और उसमें से लिखते हैं, जबकि कार्बन 12 या उससे अधिक कार्बन वाले यौगिक, कार्बन वाले यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कोई हमसे पूछता भी है कि कार्बन 6 वाला कंपाउंड लिक्विड फेज में है एल्डिहाइड, लेकिन कार्बन 15 वाला एल्डिहाइड कंपाउंड सॉलिड फेज में है। हमसे पूछेगा, हम उसका एक रीजन बताएंगे, कहेंगे कार्बन 6 है, इसके मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कैसा होगा, छोटा, और ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर कम आकर्षण बल लगा पाएगा। किस अवस्था में रहेगा, द्रव। कार्बन 15 वाले मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कैसा होगा, ज्यादा, या परमाणु का साइज अणु का साइज बड़ा तो सरफेस एरिया भी ज्यादा, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, और जब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो आपने ज्यादा पढ़ा है कि ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कंपाउंड को सॉलिड स्टेट पे लेके जाता है। ये हो गया सबसे पहले अवस्था का निर्धारण। अभी मैं सेकेंड नंबर पे चलता हूं, जल में घुलनशीलता। जल में घुलनशीलता, और या फिर बेटा इसको और अच्छा पढ़ने के लिए हम केवल इसको क्या नाम डाल देते हैं, हेडिंग घुलनशीलता, क्योंकि जल में ही नहीं, मैं अदर कंपाउंड्स में भी इसकी घुलनशीलता को पढ़ लेता हूं इसी जगह पर। अब घुलनशीलता किस चीज पे डिपेंड करती है, मैं इस बात को देखता हूं। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, बेटा इसमें एक ये वाला बॉन्ड पाया जाता है, ये एल्डिहाइड में भी होता है और ये कीटोन में, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में होता क्या है, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो ये बॉन्ड क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन से अपनी ओर खींच लेता है। मतलब ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, और इस अपनी ओर खींचने के कारण कार्बन पर थोड़ा सा कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर कैसा आ जाता है, निगेटिव चार्ज। अर्थात ये पोलर कंपाउंड है, ध्रुवीय कंपाउंड, ध्रुवीय यौगिक। और जितना भी ध्रुवीय यौगिक होता है, ये सारे के सारे यौगिक काय में घुलनशील होते हैं, जल में घुलन। फिर से मैं दोबारा बता दूं, कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो सबसे पहली बात ये ग्रुप एल्डिहाइड में भी मिलता है, कीटोन भी में मिलता है, और कार्बोनिल ग्रुप में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, किसकी अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा। ऑक्सीजन ने बॉन्ड को अपनी ओर क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, बॉन्ड खिसक गया। जैसे ही बॉन्ड खिसका, ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश, आंशिक का मतलब थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनावेश आ गया कार्बन पर।
क्योंकि एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश आ गया, आप इसको पोलर कंपाउंड या ध्रुवीय यौगिक कहते थे। क्यों? क्योंकि इसने दो ध्रुव बना लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ध्रुवीय यौगिक जल में कैसे होते हैं? घुलनशील। तो मैंने ये बात तो आपको बताई है कि ध्रुवीय कैसे बना और जल में घुलनशील क्यों हुआ है, लेकिन मैं जब लिखूंगा मैं इतनी बात लिखूंगा एल्डिहाइड और कीटोन जल में कैसे होते हैं? घुलनशील। लेकिन उसके बाद भी एक और चर्चा होगी इसी नंबर पर। मैं सबसे पहले लिखूंगा कि एल्डिहाइड व कीटोन जल में घुलनशील होते हैं। और कोई पूछेगा रीजन, तो बताओगे ध्रुवीय बॉन्ड बनाता है। लेकिन अभी मैं चेक करूंगा एक चीज को, इस सेकंड इसी नंबर पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? अगर एल्डिहाइड या कीटोन आपने ग्रुप लिया, सोचने वाली बात है। जैसे मैंने एक कीटोन का एग्जांपल लिया, C डबल बॉन्ड O, मैं कीटोन लेता हूं, इसमें से कार्बन में बढ़ाते चले जा रहा हूं। अगर मैं कार्बन को लगातार बढ़ाता चला जाऊंगा, बस इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कंपाउंड जल में घुलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन किस बॉन्ड के कारण? कार्बोनिल ग्रुप के कारण। मतलब है इस बॉन्ड के या इस ग्रुप के कारण यौगिक जल में घुलता है। परंतु उसके साइड में जो ये कार्बन लगे हैं, ये कार्बन जो है ये जल में घुलने का गुण नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप हैं नॉन पोलर। अर्थात ना तो इसमें से किसी के पास प्लस चार्ज है, ना किसी के पास कैसा चार्ज है? माइनस। मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं कीटोन को ले लेता हूं जिसमें से चेन कैसी होती? बड़ी लंबी चेन होती है, ऐसे में से ये ग्रुप तो जल में घुलेगा, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन जल में घुलेंगे नहीं। अभी आप सोचो, अगर कार्बन परमाणुओं की लंबी चेन ले ली जाए तो जल में ना घुलने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी है? ज्यादा। अर्थात इस कंपाउंड की जल में घुलनशीलता कैसी होगी? कम। अब ये तो नहीं कह सकते कि जल में घुलेगा नहीं। रीजन है कि एक कार्बनिक ग्रुप है जो जल में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो बस यही घुल पाएगा, तो इसकी जल में घुलनशीलता कैसी रहेगी? कम। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन ऐसे हैं जो जल में घुल नहीं सकते। अच्छा, पूछेगा ये कार्बन जल में नहीं घुल सकते, क्यों? क्योंकि ये अध्रुवीय हैं। अध्रुवीय का मतलब ना तो इनमें से किसी के पास प्लस चार्ज है, ना इनमें से किसी के ऊपर माइनस चार्ज, केवल इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, तो ये तो जल में घुलेगा, लेकिन बाकी का पार्ट जल में घुलने वाला नहीं। तो एक विशेष चीज कि अणुभार के बढ़ने पर या कार्बन की चेन बढ़ने पर एल्डिहाइड और कीटोन की जल में घुलनशीलता धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। बिकॉज नॉन पोलर पार्ट जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन जल में घुलनशील होते हैं। एक और मैं इसी में से लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्या बढ़ने पर? अणुभार बढ़ने पर या कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर इनकी जल में घुलनशीलता कम हो जाती है। जल में घुलनशीलता कम हो जाती है। तो ये बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी सेकंड हो गई। अब मैं थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूंगा, क्वथनांक तथा गलनांक। अब पहले बात करेंगे क्वथनांक और गलनांक कौन सा टेम्परेचर होता है। तो क्वथनांक करता क्या है? जैसे मैं बताऊं, हमारे पास कोई एक लिक्विड है, उसके सब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? जुड़े हैं। अब हम इसको क्या देंगे? टेम्परेचर। इसको हीट करेंगे, हीट पाकर मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी? एनर्जी। और जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती है तो मॉलिक्यूल्स मोशन करता है, गति करने लगता है। और जब मॉलिक्यूल गति करता है तो वो करता क्या है? गति कैसे कर पाएगा? जब तक ये बॉन्ड से एक दूसरे के जुड़े हैं, आकर्षण बल से जुड़े हैं, ये उसी जगह पर फिक्स हैं। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे? अलग। तो मैंने टेम्परेचर दिया, हीट किया, इसको ऊष्मा पाकर ये मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई और इन्होंने एक दूसरे से अपना बॉन्ड क्या कर लिया? तोड़ दिया। और बॉन्ड के टूटते ही ये मॉलिक्यूल एयर पर चला गया, एनर्जी बढ़ गई, हवा में निकल गया। भैया आपने कहा हमने पदार्थ को किस टेम्परेचर पर पहुंचा दिया है? क्वथनांक पर।
मतलब मैं एक जनरल सी बात जानता हूं, क्वथनांक में क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड क्या कर देना है, तोड़ देना। अब एक और चीज समझेंगे बेटा, अगर मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ तो उसे तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए कि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्वथनांक और गलनांक हाई हो गया। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक है, कमजोर है पहले से, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हम कह देते हैं इसका गलनांक या क्वथनांक कैसा है, कम। तो मैं एक फिगर बनाता हूं, इससे आपको समझाते हैं। मैंने देखो क्या बनाया, कार्बोनिल ग्रुप का फिगर बना रखा है, C डबल बॉन्ड O। एक और मैं बनाना चाहूंगा, C डबल बॉन्ड O। बेटा दोनों को पढ़ रखे हैं आप, चेक करके बताओ हमको C पर कैसा चार्ज आता है अगर ये पोलर कंपाउंड है। आंशिक रूप से धन आवेश और इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश, इस पर आंशिक रूप से धनावेश और इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश। अगर एल्डिहाइड या कीटोन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास है, जैसे मैंने माना ये पहला मॉलिक्यूल है और बेटा ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल है, ऐसे ही सारे के सारे अणु एक दूसरे के साथ जुड़े रखे हैं। आपको कैसा जुड़े क्यों रखे हैं, बिकॉज इस पर निगेटिव चार्ज है और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये एक दूसरे को क्या करते होंगे, अट्रैक्ट करते होंगे, और क्योंकि अट्रैक्ट करते होंगे ये एक दूसरे से जुड़े रखे होंगे। बेटा ध्रुवीय अणु है दोनों, कहेगा क्यों ध्रुवीय है, इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल है, द्विध्रुव है ध्रुवीय अणु, इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल है ध्रुवीय अणु। ये ध्रुवीय ये ध्रुवीय, और इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होगा उसको कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्यों, इधर वाले मॉलिक्यूल पर कितने ध्रुव हैं, द्विध्रुव, इस पे भी कितने हैं, द्विध्रुव, और इन दोनों के मध्य में आकर्षण बल लगेगा तो कैसा होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ये आकर्षण बल नॉर्मल अगर देखा जाए एल्केन की अपेक्षा ज्यादा होता है। सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, वान डेर वाल्स, उनसे तो ये स्ट्रांग होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, क्योंकि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बेटा इनके गलनांक और क्वथनांक भी कैसे होंगे, उच्च होंगे। मैं अगर किसी एल्केन की कंपेयर करता हूं तो एल्केन में द्विध्रुव होता ही नहीं, तो उसमें बल कौन सा लगता है, वान डेर वाल्स फोर्स, गलनांक और क्वथनांक कम। लेकिन क्योंकि इसमें द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है, गलनांक और क्वथनांक कैसे रहेंगे, ज्यादा। एक और चीज सोचने वाली बात है बेटा, इसमें से तो दो मॉलिक्यूल की बात बताई गई है, नहीं, केवल कंपाउंड में दो ही मॉलिक्यूल थोड़ी होते होंगे, बहुत सारे होते होंगे। अभी सोचने वाली बात एक और है, अगर इस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता फिर वही बात आ जाती, सरफेस एरिया भी कैसा है, ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स भी कैसा होता, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कैसी देनी पड़ती, अर्थात उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर भी कैसा लगाते, ज्यादा। तो ये भी एक चीज है कि अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन का साइज बढ़ता चला जा रहा है मॉलिक्यूल का, तो भी बेटा उसके गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो बेटा मैं इस चीज को यहां लिखूंगा, क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड एल्डिहाइड तथा कीटोनों के गलनांक और क्वथनांक संगत एल्केनों से अधिक होते हैं। पहली चीज तो ये हो गई भैया। सेकेंड लाइन पे भी मैं उसी पे लिखूंगा एक नई बात की, इनके का मतलब एल्डिहाइडों के और कीटोनों के अणुभार बढ़ने पर, अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक और गलनांक में भी वृद्धि आती है।
पहली चीज तो अगर संगत एल्कोनों से कंपेयर करेंगे तो इनके गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव आकर्षण बल लग रहा है। और अगर आप इनके अणुभार को भी बढ़ने देते हैं, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल से ब्यूटेनल्डिहाइड, तो भी इनके क्वथनांक क्या हो जाते हैं? बढ़ते चले जाते हैं। अभी एक आ गई गंध। तो बेटा गंध का बड़ा आसान सा है, निम्न अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन की गंध अच्छी नहीं होती, जबकि उच्च अणुभार वाले एल्डिहाइडों और कीटोनों की गंध कैसी होती है? अच्छी, सुगंधित होते हैं। यही रीजन है कि उच्च अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन से सेंट बनाए जाते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं, निम्न अणुभार वाले एल्डिहाइड या कीटोन कैसी गंध देते हैं? अरुचिकर गंध, मतलब गंध इसकी अच्छी नहीं होती है। और भी मैं क्या लिखूंगा कि उच्च अणुभार वाले जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या कीटोन, इनकी गंध क्या होती है? रुचिकर, अच्छी गंध होती है। इसीलिए इनका प्रयोग कहां करते हैं? सेंट या परफ्यूम बनाने में इनका यूज करते हैं। तो बेटा हाँ, एक और चीज में लास्ट नंबर बचता है इसमें से कि नंबर हो गए, अब लास्ट नंबर इसमें लिखते हैं घनत्व। तो बेटा ध्यान रखना है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के घनत्व अपेक्षाकृत जो होते हैं अन्य केमिकल्स कंपाउंड, अन्य एल्केनों की तुलना में या अन्य लिक्विड सब्सटेंसेस की तुलना में कम होता है। तो मैं क्या लिखता हूं? इनका घनत्व अन्य ध्रुवीय अणुओं की अपेक्षा कम होता है, की अपेक्षा कम होता है। तो बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, आप इनको नोट कर लें। बाकी के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं फिर कल।